बात कर रहे थे इसके बारे में, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बारे में। तो हमने समझ लिया कि रेजिस्टेंस में किस तरह के चेंज होते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस ना हो और हमारे पास क्या हो, रेजिस्टिविटी हो, तो क्या चेंजेस होंगे। तो बात तो अभी वही है कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, 1/, रेजिस्टिविटी इज 1/, कंडक्टिविटी, और इसका फॉर्मूला होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई नंबर डेंसिटी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिलैक्सेशन टाइम। और इन तीनों में से ये डिपेंड किस पे करेगी, तो ये डिपेंड करती है नंबर डेंसिटी पर और रिलैक्सेशन टाइम पर, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर से अगर कोई प्रभाव पड़ेगा तो किस पे पड़ेगा, या तो नंबर डेंसिटी पे पड़ेगा या फिर रिलैक्सेशन टाइम पर पड़ेगा। तो अगर हमारे पास सपोज मेटल्स हैं तो क्या होगा, तो मेटल्स अगर हैं तो मेटल्स के पास तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑटोमेटिकली। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा भी दोगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो डेंसिटी है उस पर ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, कि आप जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतने ही नंबर ऑफ कोलिजन्स भी इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज होंगे तो दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, वो क्या होगा, वो कम होगा। ठीक है, नहीं समझ आ रहा। सपोज कि हमारे पास क्या है, एक वायर है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक वायर है भाई, शाबाश। हाँ, तो इस वायर में क्या है, बहुत सारे आयंस हैं। अब इलेक्ट्रॉन को इन आयंस के बीच में से निकल के जाना है इस तरीके से। ठीक है, अब सारे आयंस क्या करते रहते हैं हर टाइम, वाइब्रेशन। तो अगर आप इसमें टेम्परेचर बढ़ा दोगे, टेम्परेचर आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो इन आयंस का वाइब्रेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। वाइब्रेशन इनका इंक्रीज होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल के जा रही हैं बीच में से, उनके बीच में आयंस के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ज्यादा कोलिजन्स होंगे तो दो कोलिजन के बीच का जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम, कोलिजन ज्यादा होंगे तो रिलैक्स तो कम ही मिलेगा ना, बार बार कोलिजन होते रहेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, तो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जबकि नंबर डेंसिटी पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं होगा, रिलैक्सेशन टाइम ओवरऑल क्या होगा, डिक्रीज। तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मेटल्स के अंदर जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम, और रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज। क्लियर है। तो ये मेटल्स के लिए है। लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी, सेमीकंडक्टर की और इंसुलेटर की, तो दोनों ही केसेस में आपको पता होना चाहिए कि नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दोनों में क्या होती हैं, बहुत ज्यादा कम। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तब जाकर नंबर डेंसिटी पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, नंबर डेंसिटी एक बहुत ही हाई लेवल पे इंक्रीज होगी। ठीक है, किसमें, सेमीकंडक्टर में। और इंसुलेटर के अंदर तो काफी ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तब जाकर थोड़ा बहुत कोई इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। क्लियर। तो नंबर डेंसिटी पर इसमें सेमीकंडक्टर में क्या होगा, बहुत ज्यादा अंतर आएगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे नंबर डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और हमें पता है कि रेजिस्टिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हमारी रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर डेंसिटी के और रिलैक्सेशन टाइम के। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इन दोनों ही केसेस में नंबर डेंसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, नंबर डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज। और ओवरऑल सही बात है कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, इसमें भी डिक्रीज होगा। लेकिन इसका जो डिक्रीमेंट है वो कम होगा और ये जो इंक्रीमेंट है वो इससे ओवर है ना, इससे क्या करेगा, कॉम्पनसेट कर जाएगा, इससे ज्यादा होगा। यानी कि एन का जो इंक्रीमेंट है वो ओवरऑल ज्यादा होगा बजाय किसके, कि जितना इसका टो का क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है रिलैक्सेशन टाइम का। तो इसमें क्या होगा, ओवरऑल जो है इंक्रीमेंट ही होगा। यहां इंक्रीमेंट होगा तो रेजिस्टिविटी ओवरऑल क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो फॉर सेमीकंडक्टर लाइक कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन एटसेट्रा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द नंबर डेंसिटी increases but the relaxation time decrease, but the increase in compensate more than the decrease in tau in equation। ठीक है, तो जो n का जितना इंक्रीमेंट हो रहा है उसको कंपेंसेट कर रहा है क्या चीज, जितना टो में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट। तो टो में डिक्रीमेंट कम होगा उसके हिसाब से n में इंक्रीमेंट
ज्यादा होगा तो ओवरऑल जो रेजिस्टिविटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, क्लियर है, जैसे इसमें दिखाया गया है। और इससे पहले देखो आप, इसमें क्या हो रहा है, जैसे टेम्परेचर बढ़ा है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, इधर भी टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। तो मेटल्स के लिए जनरली कुछ इस तरह के ग्राफ्स होते हैं। ये ग्राफ भी मेटल का ही है, ये किसका है, नाइक्रोम का। तो नाइक्रोम के वाटर का पूछेगा आपको ग्राफ कैसा होगा, तो इसमें भी ग्राफ ऐसा ही होगा, ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन ओमिक कंडक्टर्स और लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो अब दो तरह के कंडक्टर्स हो गए हमारे पास, एक तो जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, जिनका ग्राफ कैसा होगा, वीआई ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, तो अब एक होते हैं वे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। अब ओम्स लॉ को फॉलो क्यों नहीं करते, क्योंकि उनका जो रेजिस्टेंस आता है हर पॉइंट पे, अगर हम देखते हैं कि V इक्वल्स टू क्या होगा, आई आर, तो R इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन आई। तो जो ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, उनका जो ये रेजिस्टेंस वैल्यू है ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और जो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं उनका R हमेशा क्या होगा, इनका R होगा वेरिएबल, इनका जो रेजिस्टेंस होगा क्या होगा, वेरिएबल होगा। वेरिएबल मतलब क्या करेगा, हर स्टेप पे चेंज होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे करंट की वैल्यू ठीक है इंक्रीज होगी, लेकिन रेजिस्टेंस जो आएगा V बाई आई करेगा वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगा, यानी कि लाइन जो है वी आई ग्राफ की वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। ठीक है, तो यही नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है। दोज कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबे, जो ओम्स लॉ को फॉलो ओबे नहीं करते, उनको नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे कि वैक्यूम ट्यूब है, सेमीकंडक्टर है, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट है, ट्रांजिस्टर्स है। इसमें ज्यादातर आप देखोगे वही सारी चीजें हैं जो सेमीकंडक्टर से बनती हैं, जैसे कि डायोड है सेमीकंडक्टर से फॉर्म होगा, ट्रांजिस्टर्स भी किससे फॉर्म होते हैं, सेमीकंडक्टर से। तो सेमीकंडक्टर्स इन सब चीजों को फॉलो नहीं करता। वैक्यूम ट्यूब के अंदर भी किसका यूज होता है, सेमीकंडक्टर्स का। अब किस तरीके से है, कैसे कैसे, अब हम देखेंगे कि नॉन ओमिक रेजिस्टेंस किस किस तरह के ग्राफ फॉर्म करेंगे। तो एक होगा द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई इज नॉन लीनियर, कि लीनियर नहीं होगा, लीनियर तो कोई भी नहीं होगा, लेकिन एक सिंपल है कि वो लीनियर नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, या तो इस तरफ बेंड करेगा या कुछ में इस तरफ बेंड करेगा। तो ये जो है वी आई का जो हमारा ग्राफ होगा ये लीनियर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, द रिलेशन बिटवीन V एंड I डिपेंड ऑन साइन ऑफ V, V के साइन पे डिपेंड करेगा। आप पॉजिटिव वोल्टेज दोगे तो करंट इस साइड आ रहा है, इस साइड, यानी को मान लो कि करंट की वैल्यू, ये पॉजिटिव वोल्टेज दिया, करंट का वैल्यू मान लो इस डायरेक्शन में आ रहा है। आप वोल्टेज का डायरेक्शन चेंज कर दो, पॉजिटिव वोल्टेज ना देके क्या दो, नेगेटिव वोल्टेज, तो उसमें क्या होगा, करंट का डायरेक्शन चेंज होगा। और करंट के डायरेक्शन के साथ साथ ही यहाँ पे आप देखो करंट किस में मिल रहा है हमें, मिली एम्पियर में, लेकिन जब डायरेक्शन वोल्टेज की चेंज करोगे तो करंट किस में मिलेगा, माइक्रो एम्पियर में। दैट मीन्स सेम वोल्टेज पर, ये वोल्टेज है हमने पॉजिटिव दी, करंट हाँ इतना वोल्टेज पॉजिटिव दिया, करंट हमें इतना मिला मिली एम्पियर में समथिंग। अब इतना ही वोल्टेज नेगेटिव में देंगे तो करंट हमें इतना मिलेगा, लेकिन किस में, माइक्रो एम्पियर में, यानी कि करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा कम होगी। इस तरह की चीजें सेमीकंडक्टर में होती हैं। जैसे आपके पास एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है, आप उसे बैटरी के प्लस माइनस से कनेक्ट करके एक तरीके से उसे कनेक्शन दोगे तो वो फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा। अगर कनेक्शन उल्टे कर दो तो कैसे होगा, रिवर्स बाइसिंग में होगा। तो रिवर्स बाइसिंग में उतने ही नेगेटिव वोल्टेज पे करंट की वैल्यू कम होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग में उतने ही वोल्टेज पे करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो बताओ एक ही सेम वोल्टेज हम दे रहे हैं, लेकिन करंट के वैल्यूज क्या आ रहे हैं, अलग अलग। डिपेंड कर रहा है कि वोल्टेज का साइन कैसा है, यानी कि वोल्टेज आप दे रहे हो किस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन में भी डिपेंड करेगा। अब नॉर्मल तरीके से आप देखो, आपके पास एक बैटरी है, अब बैटरी के प्लस माइनस टर्मिनल के बीच में आपने क्या जोड़ दिया, एक बल्ब। अब आप बल्ब को इधर प्लस माइनस से जोड़ोगे, इसमें करंट होगा, ग्लो करेगा, लेकिन मैं इन्हें बदल दूं तो भी तो ग्लो सेम ही करेगा ना, वो बात समझ आई। अब डायरेक्शन में करंट की ऐसे दूं या इसको ऐसे दूं, ग्लो पे तो कोई असर नहीं आ रहा, करंट तो उतना ही होगा। लेकिन इसमें आप देखो, आप वोल्टेज ऐसे दे रहे हो तो करंट कुछ और आ रहा है, वोल्टेज का डायरेक्शन आप चेंज करोगे तो करंट कुछ और आएगा, कि एक बार करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, एक बार सेम वोल्टेज पे, नेगेटिव वोल्टेज पे करंट की वैल्यू कम होगी। तो ऐसा भी होता है, उसके ग्राफ ऐसे आते हैं। आप इसे सेमीकंडक्टर का जब लास्ट चैप्टर करेंगे उसमें पढ़ोगे, ठीक है। तो इस तरह के भी ग्राफ होते हैं, ये भी ग्राफ किसके होंगे, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस के ही होंगे। नेक्स्ट फिर है रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट यूनिक,
मींस क्या है, सेम वोल्टेज पर करंट की वैल्यू अलग अलग आ रही है। ठीक, देखो अब वोल्टेज आप रिवर्स नहीं कर रहे, वही वोल्टेज है, उसमें क्या करना था हमें, करंट की वैल्यू अलग कब आ रहे थे, जब सेम वोल्टेज है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इस बार वोल्टेज वही है लेकिन करंट के वैल्यू एक से ज्यादा है। अब देखो मान लो ये हमारी वोल्टेज है पर्टिकुलर, अब इस वोल्टेज पे, हम इस वोल्टेज पे देखते हैं, इस वोल्टेज पे करंट कितना है, इतना करंट आ रहा है, ठीक है। अब यही सेम करंट, या इस वोल्टेज पे मैं देखूं, इस वोल्टेज पे इतना करंट आ रहा है, अब यही करंट, यही सेम करंट इस वोल्टेज पे भी आ रहा है, ठीक है, इतना ही करंट। यहां पे करंट की वैल्यू क्या है, ये मान लिया हमने आई, इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू कितनी है, आई, लेकिन यहां पे वोल्टेज V1 है और यहां वोल्टेज V2 है, तो सेम करंट का वैल्यू आ रहा है विद टू डिफरेंट वोल्टेज। या ऐसा भी हो सकता है कि सेम वोल्टेज है लेकिन करंट के दो वैल्यू है। यहां पे क्या है, करंट के वोल्टेज के दो वैल्यू है और करंट क्या है, सेम, तो सेम है ना, समझ रहे हो, इतनी वोल्टेज दी, सो ठीक है, इतना करंट आ रहा है, वोल्टेज बढ़ाई तो करंट की वैल्यू नॉर्मली क्या होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी, लेकिन करंट की वैल्यू क्या है, सेम है। तो वैसे भी ग्राफ होते हैं, ये भी किसके हैं, नोनोमिक के। अब इतनी चीजें आप समझोगे, जैसे यहाँ पे वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ता जा रहा है एक पॉइंट पे जाके, यहाँ पे क्या हो गया, करंट कांस्टेंट हो गया, यानी कि वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रहा। उसके बाद क्या है, आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे लेकिन करंट की वैल्यू क्या होती रहेगी, कम। तो इस तरह के जो बिहेवियर करते हैं, जो हमारे जो किस तरह के सेमीकंडक्टर्स ही हैं, जैसे कि क्या है, ये गैलियम आर्सेनाइड एक लाइट एमिटिंग डायोड है। लाइट एमिटिंग डायोड मतलब एलईडी, एक तरह का एलईडी है, कौन सा, गैलियम आर्सेनाइड। तो उसका वीआई ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि सेम करंट की वैल्यू अचीव हो रही है विद टू डिफरेंट वोल्टेज। तो ये भी किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है, इसे नोनोमिक कंडक्टर का। क्लियर है, तो कुछ एग्जांपल इसी के ही हैं, तो आप इसे भी याद रखोगे। नेक्स्ट है सेल्स इन सीरीज और सेल्स इन पैरेलल। अब इनमें अगर मैं सपोज, आपने देखा होगा जो एक जलाने वाली टॉर्च होती है, उसमें एक से ज़्यादा सेल्स हम भरते हैं, 2 सेल 3 सेल भरते हैं, निप्पो के, एवरेडी के। तो वे सेल्स कुछ तरह के कनेक्शंस ले रही हैं। अब एक सेल से भी वो जल सकता है, 2 से भी जल रहा है, 3 से भी जलता है, अब 4 लगा दोगे उससे भी जलेगा। कुछ तरह के खिलौने होते हैं, उसमें देखा होगा तुमने, कई सारे सेल्स हैं। तो सेल्स के कुछ तरह के अरेंजमेंट है कि सेल्स, हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जोड़ते हैं ताकि वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करा जा सके। वोल्टेज आप बढ़ाओगे, ज़्यादा वोल्टेज दोगे तो करंट भी ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा तो वो वर्क भी ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो जो सेल्स हैं उन्हें कुछ 2 तरीकों से हम अरेंज कर सकते हैं, 2 तरीके से कनेक्ट करते हैं एक दूसरे में। हम या तो सेल्स को कनेक्ट कर सकते हैं सीरीज में, या उन्हें हम कनेक्ट कर सकते हैं पैरेलल में, ठीक है। तो 2 तरीके हैं यहाँ पे। पहले हम देखेंगे अगर हम सेल्स को कैसे कनेक्ट करें, सीरीज में करें, और हर एक सेल के पास क्या क्या चीजें होती है। तो सेल के पास एक होता है उसका ईएमएफ और एक होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब देखो हमने यहाँ पे 2 सेल्स कनेक्ट की, एक सेल और 2 सेल, कुछ इस तरीके से 2 सेल कनेक्ट की। इस सेल का ईएमएफ कितना है, E1, इस सेल का ईएमएफ कितना है, E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R2, ठीक है। अब सीरीज में वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड। तो ये जो कंप्लीट वोल्टेज था, यहां से इन 2 टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन 2 के बीच में, वो कितना है, V। अब इस सेल को आप 2 जगह से यहाँ पे देख लो, वोल्टेज ड्रॉप डिवाइड कर दो, 2 सेल हैं, 2 तरीके से टर्मिनल वोल्टेज को डिवाइड करो, तो यहां से यहां तक टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, V1, और यहां से यहां तक कितना होगा, V2। तो हमें करना क्या है, जब सेल्स हमारी सीरीज में है या पैरेलल में है, तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें चेक करना है कि टोटल ईएमएफ हमें कितना मिल रहा है और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस सेल कितना दे रही है, जब वे सीरीज में हो और एक बार जब वे पैरेलल में हो, ठीक है। तो अब ये 2 सेल्स हैं, अब इन दोनों सेल्स को हमने सीरीज में कर दिया, तो सीरीज में करने के बाद कहीं ना कोई रेजिस्टेंस भी तो जोड़ रहे होंगे। तो यहां मान लो कि क्या है, कोई रेजिस्टेंस है R, ये 2 सेल से जोड़ी और इस रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दी, कुछ भी हो सकता है, बल्ब है, मोटर है, कुछ भी है,
ठीक है, तो अब यहां से कनेक्ट की, इस बल्ब के अंदर जो टोटल वोल्टेज है वो कितनी है, V है, जिसमें कि V टर्मिनल वोल्टेज का जो V1 हिस्सा है वो कौन सप्लाई कर रही है, E1 सेल, और V2 जो हिस्सा है वो कौन सप्लाई कर रही है, E2 EMF की सेल। ठीक है, E1 E2 इसके EMF है और V1 V2 इनके क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है। और ये जो टर्मिनल वोल्टेज है कंबाइंड टर्मिनल वोल्टेज है जो दोनों सेल मिलकर सप्लाई कर रही है, किसके अंदर, रेजिस्टेंस के अंदर। क्लियर है। अब हम कैसे पता करें कि ये दोनों सेल्स मिलकर कितना ईएमएफ दे रही हैं, जबकि इनका अपना ईएमएफ कितना कितना है, E1 और E2, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R1 और R2। तो E और R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए छोटा सा ट्रिक है, समझ लो ध्यान से। अब हमारे पास फॉर्मूला है ईएमएफ का, E = V प्लस IR। ठीक, अगर मुझे टोटल निकालना होगा तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, E टोटल, यहां क्या लिखूंगा, V टोटल, यहां पे I टोटल और यहां R टोटल। क्लियर है पॉइंट, इस तरीके से लिखूंगा इसे, समझ आई बात। अच्छा, अब अगर मैं V टोटल को इसे इधर ले आऊं तो V टोटल बराबर किसके होगा, अगर मैं इसको इधर लेके आता हूं तो ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E टोटल माइनस I टोटल R टोटल, ऐसा हो गया। तो आपको इस फॉर्मेट में हर एक डेरिवेशन को इस फॉर्मेट तक लेके आना है। जब = के इधर V टोटल लिखा हो, इधर कुछ लिखा हो, बीच में माइनस हो और यहां क्या हो, I टोटल हो, तो इस माइनस के इधर जो भी होगा वो टोटल ईएमएफ होगा, और माइनस I टोटल के बाद जो भी होगा वो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। आप हमेशा हर एक डेरिवेशन को सीरीज के या पैरेलल के इस फॉर्मेट में लेकर आओगे। होता क्या है देखो, E = V प्लस IR, टोटल कर दिया सबको, तो V टोटल = ये है। तो अब इस फॉर्मेट में जब भी हमारा आंसर आ जाएगा तब आप वहीं रुक जाओगे, इधर क्या होना चाहिए, बस केवल V टोटल = यहां कुछ होगा, हमें नहीं पता यहां क्या है, यहां कुछ होगा, फिर माइनस होगा, यहां पे I टोटल होगा, तो माइनस के इधर जो भी है वो क्या है, E टोटल है, और माइनस I टोटल के बाद जो भी है वो क्या है, स्मॉल r टोटल। क्लियर है, तो इस फॉर्मेट तक लेकर आएंगे तब फिर रोक देंगे। तो मैं इसे साइड में यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं कि हमें लेकर आना है इसे V टोटल = E टोटल माइनस I टोटल R टोटल, यहां तक हमें फॉर्मेट को लेकर आना है। ठीक, अब ये हमने सेल लगाई E1, अब कॉमन सा फॉर्मूला क्या है, E = V प्लस IR, तो E1 = क्या होगा, V1, इसका टर्मिनल वोल्टेज देखो क्या है, V1 प्लस इसका करंट कितना है, तो करंट तो बेटे ये कुछ करंट देगी और ये भी कुछ ना कुछ करंट देगी, तो ये दोनों करंट देंगे, और दोनों करंट ही सीरीज में है तो क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, तो दोनों ही करंट क्या होंगे इसके, I, ये मिला के करंट है। ठीक है, कुछ ना कुछ इसने दिया होगा, कुछ ने, तो मिला के टोटल करंट कितना जा रहा है, I, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है, सेम। ठीक है, तो इसने और इसने मिला के कितना करंट दिया, I करंट दिया, तो E1 = यहां क्या लिखेंगे, I, और यहां पे R1। इस तरीके से लिखेंगे। अब इस ईएमएफ इसको कैसे लिखोगे, E2 = V2 प्लस IR2, क्योंकि I हमारा क्या है, टोटल करंट, इसने I करंट, इसका करंट भी I, और टोटल करंट भी कितना है, I। क्या ये बात समझ आई। ठीक है, टोटल करंट भी हमारा I है, और टोटल वोल्टेज कितना है भाई, V। ठीक है, अब क्योंकि सेल्स हमारी सीरीज में है तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे, टर्मिनल वोल्टेज से, क्योंकि करंट और टर्मिनल वोल्टेज में से कौन सा डिवाइड हो रहा है, टर्मिनल वोल्टेज, तो इससे स्टार्ट करेंगे, तो यहां लिखेंगे एज V = V1 प्लस V2। अब V = V1 प्लस V2, V1 और V2 की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, ये हमने अभी फॉर्मेट बनाया इसका, तो V = V1 की वैल्यू कितनी होगी, E1 माइनस IR1 प्लस V2 की वैल्यू कितनी होगी, E2 माइनस IR2, ये दोनों वैल्यूज वहां से लिख लेंगे। ठीक है, अब माइनस माइनस वाली टर्म एक साइड ले आओ, तो V = E1 प्लस E2 माइनस IR1 माइनस IR2, माइनस I इसमें से कॉमन आ गया, तो E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2। मुझे बताओ क्या हमारा ये जो फॉर्मेट मैंने बताया था क्या वो अचीव हो गया, हो गया। इधर की साइड क्या है, टोटल वोल्टेज,
यहाँ कुछ है, फिर माइनस में टोटल करंट, तो इस माइनस के इधर जो है बेटे वो क्या होगा, टोटल ईएमएफ, और माइनस आई टोटल के बाद जो है वो क्या होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर टोटल ईएमएफ जो कि ये सेल मिलके प्रोवाइड करेंगी वो कितना करेंगी, E1 प्लस E2, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना प्रोवाइड करेंगी, R1 प्लस R2। ठीक है, तो इतना टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस देंगी और इतना टोटल ईएमएफ देंगी अगर मैं इन दोनों सेल्स को किस में ज्वाइन करता हूं, सीरीज में। ठीक है, बस यहां तक फॉर्मेट लेके आओ, छोड़ दो। इससे नेक्स्ट डेरिवेशन है उसमें भी आप वैसा ही करोगे। तो इस बार दोनों सेल्स को हमें कैसे ज्वाइन करना है, पैरेलल में। तो एक सेल ये है, एक सेल ये है, ये दोनों सेल्स हैं, मैंने इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। पैरेलल में कनेक्ट किसके लिए किया है, यहां जो रेजिस्टेंस है ना, इस रेजिस्टेंस के लिए, इसका आर वैल्यू है, इसमें करंट पहुंचेगा। तो इसका ईएमएफ कितना था, E1, इसका ईएमएफ E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे कि यहां जो इसका टर्मिनल वोल्टेज होगा वो कितना है, सपोज V, तो ये भी इसके पैरेलल में है, इसका टर्मिनल भी कितना होगा V, और टोटल भी कितना होगा जो यहां पहुंचेगा V, तो दोनों सेल पैरेलल में है ना, तो उतना ही तो देंगी टर्मिनल वोल्टेज। इससे पहले क्या था, वे दोनों किस में थी, सीरीज में, तो V1 इसने दिया, V2 इसने दिया, मिलाकर टोटल कितना गया V। लेकिन अभी तो ये भी वोल्टेज भी दे रही है, ये इसके पैरेलल में ये भी दे रही है, तो यहाँ पे भी कितना पहुंचेगा V, क्योंकि दोनों सेल्स हमारी पैरेलल में है। लेकिन करंट की बात करें तो पैरेलल में ये कितना करंट देगी, सपोज I1, ये कितना करंट देगी I2, और टोटल करंट जो हमें मिलेगा यहां से मिलने के बाद वो कितना होगा I। क्लियर है। अब ये दोनों फॉर्मूले लिख लेते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला आप यूज करोगे वो क्या करोगे, E1 इक्वल्स टू V प्लस IR, वही लगाओ। तो E1 इक्वल्स टू V प्लस I1 R1, इस सेल के लिए लगाते हैं तो E2 इक्वल्स टू V प्लस I2 R2। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। करंट और टर्मिनल वोल्टेज में से कौन सी चीज डिवाइड हो रही है, करंट, तो करंट से स्टार्ट करेंगे। तो यहां लिखेंगे एज I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अब इन सब की वैल्यू लिखो। तो I तो ठीक है, I टोटल करंट है ना, तो टोटल करंट की वैल्यू तो लिखनी नहीं, I1 I2 की लिखनी है। तो I1 की वैल्यू यहां से मिलेगी और I2 की वैल्यू यहां से मिलेगी। अब टोटल करंट की वैल्यू क्यों नहीं लिखनी, ये वही है जो मैंने बताया था, है ना। क्या क्या फॉर्मेट लेकर आना है, V इक्वल्स टू या V टोटल इक्वल्स टू E टोटल माइनस I टोटल और R टोटल। तो जो हमें टोटल में पहले ही मिल रहा है, जैसे पहले हमें V टोटल V था, तो उसकी वैल्यू मैं क्यों लिखूं, क्योंकि वो तो मुझे लेकर आनी है। अब यहाँ पे I टोटल की वैल्यू क्या है, I, तो मैं I की वैल्यू क्यों लिखूंगा, मैं वैल्यू किसकी लिखूंगा, I1 की और I2 की, तो वही लिखो यहां से। तो I इक्वल्स टू I1 की वैल्यू क्या है, E1 माइनस V डिवाइड बाई R1, ठीक है, प्लस I2 की वैल्यू वहां से बताओ, E2 माइनस V डिवाइड बाई R2, ठीक है। अब वही फॉर्मेट लेकर आने के लिए स्टेप वाइज इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो I इक्वल्स टू, अब R1 को डिवाइड में रखो, E1 बाई R1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R2। अब ये E वाली एक साइड लिख लो, तो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, माइनस V, तो अंदर बचेगा यहाँ पे 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, R1 R2, ये होगा E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V, यहाँ पे एलसीएम लेंगे R1 R2 और ये होगा R1 प्लस R2, ठीक है। हमें तो इधर की साइड में V निकालना है ना, तो मैं I इधर ले जाऊं और माइनस V के साथ ये पूरी टर्म इधर ले आऊं, तो इधर V तो आ गया ना पहले, तो इधर इसे लेके आएंगे, माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस,
तो प्लस वी आर वन प्लस आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू, दैट इज इक्वल्स टू ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन डिवाइड बाई आर वन आर टू, आर वन आर टू। ठीक है, अब ये आई इधर गया तो क्या हो गया, माइनस आई। अब मुझे तो इस साइड क्या लेके आना है, बस केवल v, तो ये पूरी टर्म इधर आएगी, तो जो डिवाइड में वो किसके चलेगा, मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में। तो ये हमारा आ गया ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन डिवाइड बाई आर वन आर टू माइनस आई, और मल्टीप्लाई में आर वन आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू। अब क्या करेंगे, अब इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और फिर इस आई के साथ भी होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर v इज इक्वल्स टू ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन डिवाइड बाई आर वन आर टू, और मल्टीप्लाई किससे होगी, आर वन आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू, और फिर माइनस आई और आर वन आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू। ठीक है, अब इस आर वन आर टू से ये कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल्स टू कितना आया, ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू माइनस आई आर वन आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू। क्या हमारा फॉर्मेट अचीव हो गया जो हमें करना था। इधर की साइड क्या है, टोटल वोल्टेज V, फिर यहाँ कुछ है, फिर माइनस टोटल करंट, और फिर इधर कुछ है। तो जो ये माइनस के इधर है वो क्या है, टोटल EMF ऑफ सेल प्रोवाइडेड व्हेन दीज टू सेल्स आर इन पैरेलल, और ये क्या है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दीज टू सेल्स। ठीक है, तो टोटल EMF यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल EMF कितना आया हमारा, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, और इसी प्रकार टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये हमें करना है। सेल्स एक बार हमें किस में रखनी है, सीरीज में, और एक बार कैसे रखनी है, पैरेलल में, और इनके टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस और टोटल EMF निकालने हैं। और आप इस ट्रिक से इसको सिंपल कर सकते हो कि ये फॉर्मेट अचीव करना है तो कैसे कैसे करना। क्लियर है पॉइंट।